मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए प्यार मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज देखिए आपके बिल्कुल थंबनेल से पता चल रहा होगा कि बिल्कुल जो पीछे की जो 5 बची हुई धाराएं हैं वो ही अपने है, पर उससे पहले अपन पूरा लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत क्या है, अपन जो पुराना है उसको रिकॉल करते हैं। रिकॉल करके फिर अपन नेक्स्ट जो नई अपनी 5 धाराएं हैं इनको पढ़ेंगे। इनके बाद में इनके कुछ इनके शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से बन सकते हैं ये चीज़ देखेंगे, और फिर इसके एमसीक्यूज जितने भी अपन ने ले रखे हैं आज की क्लास के अंतर्गत, तो इस पर सारा डिस्कस करेंगे। यदि अभी भी आप नए जुड़े हैं और जो भी जुड़े हुए हैं उनको बता देता हूं कि आज ही अपना जो 5th टेस्ट है वो 14 अक्टूबर को है। साइंस 7 से लेकर के 9:30 तक है। इसका कई लोगों ने कहा था कि लिंक ज़्यादा टाइम तक खोलो, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा, फिर अपन धीरे धीरे इसको बिल्कुल पंचुअल करने का प्रयास करेंगे। जैसा आरपीएससी के अकॉर्डिंग एग्जाम होना है तो होना है, इसी दृष्टि से अपन काम करेंगे। अब देखो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 ये अपन ने पढ़ लिया था। 576 से 89 तक थी नगरपालिका के वित्त और नगर। अब 7 जो धारा 101 से लेकर के 120 तक, वैसे तो 101 से लेकर के 140 तक इसके अंतर्गत नगरपालिका के राजस्व से संबंधित धाराएं हैं, पर अपने इस बार 115 तक तो अपन ने रिकॉल कर ली है, और 115 से फिर 16 से लेकर के 120 तक है। ये सारी योजनाएं अपन ने पढ़ ली है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत और इंदिरा रसोई योजना। यदि अभी भी आपने नहीं पढ़ी है तो योजनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है, और पूरी प्ले लिस्ट के अंतर्गत 8 के 8 योजनाएं दे रखी है। और इसके जो पीडीएफ वगैरह हैं वो आपको टीचमेंट जो ऐप है वहाँ पर इस प्रकार से मिल जाएंगे। ये आपको इस प्रकार से बाध्य कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे इसके अंतर्गत टेक्स्ट के अंतर्गत आ जाइए। चलो लेट्स स्टार्ट। एक छोटा सा आपको मोटिवेशन। महान मस्तिष्क उद्देश्य से भरे होते हैं और अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती है। देखो, आपको आपके उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको ईओ बनना है, कि आपको इसके अंतर्गत काम करना है। खाली इच्छा है कि यार मेरी इच्छा है मैं नगर पालिका के अंतर्गत बैठूं, मेरी इच्छा है कि मैं आरएस के जैसी पोस्ट लूं, मेरी इच्छाएं ऐसी है, इच्छाओं से काम नहीं चलता। उद्देश्य है, और उद्देश्य के लिए फिर आपको वर्क करना पड़ेगा भाई। वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और वो भी कैसा करना पड़ेगा, फोकस होकर के काम करना पड़ेगा। केंद्रित होकर के काम करोगे तो अपने आप में सफलता मिल जाएगी। सॉरी, चलो लेट्स रिवीजन। देखो जो धारा 105 है, 105 क्या कहती है, फीस जुर्माना है उद्ग्रहित। उद्ग्रहित की जगह आप लिख सकते हो वसूल करने की जो शक्ति है। अब किस प्रकार की जो नगर पालिकाएं किस प्रकार से फीस और जुर्माना उद्ग्रहित करती है, तो इसके अंतर्गत सीधी बात है, यदि कोई बिना भवन निर्माण, देखो इसमें भी जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स में भी मैं बता देता हूं कि किस प्रकार से इनको भी कंसाइज कर देना है। बिना मंजूरी भवन निर्माण कर ले, या फिर उसको पूर्ण किए कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करवाए। भूमियों भवनों पर गैर रिहायशी उपयोग या लाइसेंस जारी करना। भूमियों और भवनों पर गैर रिहायशी जो लाइसेंस जारी किए जाते हैं उसके लिए भी ये अपना फीस भी ले सकती है, और जब फीस जमा नहीं करवाता है उस पर क्या लग जाता है, जुर्माना लगता है। भाई आपने फीस जमा नहीं करवाई तो क्या लगेगा आपको, जुर्माना, फाइन भी लग सकता है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे प्लम्बर कोई सर्वेक्षणकर्ता का काम कर रहा है, मांस लगाने का हॉकर का काम कर रहा है, वधशालाओं, नर्सिंग होम, होटल, थिएटर, सिनेमाघर, अन्य गैर आवासीय पशुओं, छकड़ों, कोई पशु के लिए पालन की डेयरी लगाई रखी है, और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना। ये सब चीज़ों के लिए क्या है, अपने फीस और कुछ उन पर फाइन लग सकते हैं। इसके अलावा नगर पालिका और क्या कर सकती है, नगर पालिका धारा 106 के तहत पावर लेवी और डेवलपमेंट चार्ज, उनसे विकास के भी प्रभार जो चार्जेज है वो भी उनसे वसूले जा सकते हैं। जैसे आपने बिल्डिंग बना दी भाई 14 मीटर तक नीचे है तब तक तो ठीक है, 14 मीटर से जैसे ही ऊपर है उस पर विकास कर अपने लिया जा सकता है। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो मॉल बनते हैं, उनके हिसाब से बना रखा है। तो भवन या जो गैर आवासीय भवन पर प्रभारी वसूल की शक्ति है, कोई भी बना सकता है, मॉल का कोई जरूरी नहीं है, 14 मीटर से अधिक की है तो। किसी विकास योजना के अनुसार किसी विद्यमान विकास या पुनर्विकास। अब जैसे कोई डेवलपर है, कोई डेवलपर ने ये एक बिल्डिंग बना दी। अब बिल्डिंग है
तब उसे उस प्रकार का प्रभार वसूला जाएगा। बिल्डिंग क्या हुआ, ढह गई या गिर गई, अब उस स्थिति के अंतर्गत जो उसमें जो निवास कर रहे थे उनसे भी इस प्रकार का जो पुनर्विकास कर रहे हैं, तो किसी योजना के विद्यमान विकास के पुनर्विकास के लिए भी प्रभार, और प्रभार किस पर लगेगा, सभी निवासियों पर जो उसके अंतर्गत निवास कर रहे थे उन पर अपना टैक्स लगेगा। ये रिवीजन क्लास चल रही है। नगर पालिका विकास प्रभार को एक पत्र लेखा जारी करेगी, जितने भी विकास प्रभार हैं उसके लिए पत्र लेखा जारी करेगी। तो ये इसके जो अंडरलाइन अपन गोले में कर रहे हैं ये इसमें मुख्य कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखो, जो धारा 107 क्या कहती है, ये करारोपण में छूट है। भाई करारोपण में छूट किसको मिलेगी, या तो जो नगर पालिका के अंतर्गत जो सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति पर किस प्रकार का सरकार से किस प्रकार का टैक्स लेगी, इसलिए उसके अंतर्गत छूट है। जो धारा 68 के अंतर्गत दी हुई है, जो नगर पालिका के अंतर्गत निहित भूमि है, या जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत निहित भूमि है, या अपने जो सार्वजनिक पूजा खाली मात्र पूजा स्थल के रूप के अंतर्गत उपयोग में ली जा रही है, तो इस स्थिति के अंतर्गत क्या होगा कि उससे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। परंतु जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो भूमि है और कोई लाभ के प्रयोजन से कोई बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट वाला काम कर रहा है, उस स्थिति के अंतर्गत करारोपण लगाया जा सकता है। या 26 जनवरी केंद्र सरकार की संपत्ति जो 26 जनवरी 1950 से पूर्व में भी उस पर कर लिया जा रहा था, अंग्रेजों के समय से ही समझ लीजिए, या जो अपना संविधान लागू है उससे पूर्व में उस पर कर लिया जा रहा था, तो उस पर कर लिया जा सकता है। परंतु राज्य सरकार चाहे तो साधारण या विशेष आदेश द्वारा राजपत्र में जो गजट है, गजट में नोटिफाइड करके उसके अंतर्गत छूट दे सकती है। ये इसके अंतर्गत बात की हुई है। नेक्स्ट देखिए, जो धारा 108 क्या कहती है, कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया। भाई कोई भी कर लगाया जाएगा उसमें पहले प्रारंभिक प्रक्रिया की क्या किया जाएगा और फिर कर को कैसे लगाया जाएगा, वो धारा 109 के अंतर्गत दे दिया है। कर का अधिरोपण, इंपोजन ऑफ टैक्स, उसमें किस प्रकार से ऐसा टैक्स लगाएंगे उसकी बात की गई। प्रारंभिक प्रक्रिया में तो वही साधारण बैठक के बाद में ये प्रस्ताव, नगरपालिका कर का प्रस्ताव, ये छूट देना, नगरपालिका कर का ये प्रस्ताव ला सकती है, उसमें कोई छूट वगैरह भी दे सकती है। इस प्रकार की बात की है। कर की दर को निर्धारित करना, कर की दर को निर्धारित करना, किस प्रकार की दर रहेगी, पहले साधारण बैठक की जो अपने 6 बैठकें होनी होती है साल भर के अंतर्गत, साधारण बैठक हुई, साधारण बैठक के अंतर्गत नगरपालिका ने कर के अंतर्गत कोई छूट देनी है तो भी कर सकती है, कर की दर निर्धारित कर सकती है, कर का मूल्य अंकन किया जा सकता है कि भाई ये इतनी महंगी चीज है तो इस पर कर भी ज्यादा लगेगा, और जैसा राज्य सरकार इसे अपेक्षा करे। अब ये संकल्प पारित हो गया, रेजोल्यूशन हो गया। अब इसके बाद में एक नोटिस के साथ में प्रकाशित किया जाता है कि भाई ये हम कर लगा रहे हैं, कोई आपत्ति है तो बता दो। 1 माह के अंतर्गत उसके अंतर्गत आपत्तियां मांगी जाती है, और आपत्तियों के बाद में इसको कहा जाता है कि ये एक फाइनली इसको लगा दिया जाएगा कर को। अब ये कर किस प्रकार से अधिरोपण किया जाएगा, कब से किया जाएगा, ये चीजें लिखी है धारा 109 के अंतर्गत लिखी हुई है, विशेष संकल्प पारित करके। अब इसमें क्या हो रहा है, विशेष जो रेजोल्यूशन करेंगे उसके अंतर्गत नगरपालिका एक नियत तारीख से, ऐसा नहीं कि मन पड़े जब भी आज लगा दिया और आज से ही अपने टैक्स लेना शुरू कर दिया, और राजपत्र में भी क्या करेगी, उसका अधिसूचित करेगी। और कर वार्षिक रूप से वसूल करना है। कैसे करना है, वार्षिक रूप से वसूल करना है। यदि अप्रैल से कोई भी भिन्न तारीख आ गई, जैसे समझ लीजिए जून के अंतर्गत कोई डेट हो गई और उसके अंतर्गत ये इस प्रकार का संकल्प पारित होकर के टैक्स लग गया, तो अब जून से नहीं लग करके 1 जुलाई, कब लगेगा, 1 जुलाई से। ये 3 महीने से, अप्रैल के प्रथम दिवस, जुलाई के प्रथम दिवस, अक्टूबर के प्रथम दिवस और जनवरी के प्रथम दिवस, अन्य दिनों से प्रारंभ नहीं होगा। ये ध्यान रखना, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और इसको आप लगा सकते हो 5 और 7 स्टार भी लगा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन को जब रिकॉल करते हैं उनको 7 स्टार है या फिर 5 स्टार है या फिर 3 स्टार है, उनको कभी कभी ऐसा स्थिति होती है जब 7 स्टार को रिकॉल कर रहे हैं, कभी 5 स्टार को कर रहे हैं और कभी 3 स्टार को रिकॉल कर रहे हैं, जिससे आपके रिकॉल की जो प्रवृत्ति है वो बहुत फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखो, नोटिस जारी करने के पूर्व विस्तृत नियम प्रकाशित करने होंगे। कैसे प्रकाशित, एक इसके अंतर्गत नियम भी प्रकाशित करने होंगे, भाई कैसे इसको लगाया जाएगा। कर समाप्त होने के बाद में भी बकाया कर वसूले जा सकते हैं। अब जो धारा 110 कहती है, जैसा प्रोसीजर इसके अंतर्गत अपनाया गया है वैसे ही करों को परिवर्तन के अंतर्गत भी अपनाया जाएगा। देखो सबसे पहला 108 में तो इन्होंने क्या कह दिया, भाई कर की प्रारंभिक प्रक्रिया कर दी। 109 में क्या कर दिया, कैसे इंपोज किया जाएगा। 110 में कहा कि जो परिवर्तन करने हैं वो इन दोनों के तहत ही, जैसा इनमें प्रक्रिया अपनाई है वैसा हम करेंगे। अब 111 क्या कहती है,
पावर ऑफ गवर्नमेंट सस्पेंडेड और प्रोहिबिटेड टू रेमेडी टैक्स। कर को सरकार चाहे तो उनको स्थगित कर सकती है, सरकार चाहे तो उनको रोक सकती है, उनमें सुधार कर सकती है। ये शक्ति दी हुई है राज्य सरकार के पास में। शिकायत किए जाने पर, अन्यथा ऐसा प्रतीत हो, सरकार को लगे कि ये बात ठीक नहीं है, तब ऐसा किया जा सकता है। अब धारा 112 क्या कहती है? कर को स्थगित या समाप्त करने में नगर पालिका की शक्ति है। कैसे उसको स्थगित किया जाए? ये तो राज्य सरकार के पास में थी, बस यहाँ कीवर्ड यही है। ये 111 के अंतर्गत तो राज्य सरकार के पास में थी और 112 के अंतर्गत नगर पालिका में थी। 111 में आपको याद रख लेना है, कहीं पे भी जाओ तो क्या दिए जाते हैं शुभ के रूप में 111। तो ये तो राज्य सरकार कर को, जो कर पैसा है, क्या टैक्स है, उसको किसी भी स्थिति के अंतर्गत मोल्ड कर सकती है, स्थगित कर सकती है, रोक सकती है, उसको सुधार कर सकती है। 112 जो अनुसूची 12 है उसमें नगर पालिका दी हुई है, तो ये नगर पालिका में इस प्रकार की शक्ति दे दी है, याद रखने के लिए। धारा 113 क्या कहती है? कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। ठीक नहीं, 13 के अंतर्गत किसकी नियुक्ति हो रही है? कर निर्धारकों की नियुक्ति हो रही है। ये 13 के अंतर्गत ध्यान रख लेना। ये कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, सामान्य विशेष आदेश से, और इनसे कोई अन्य कार्य भी करवाई जा सकती है। ये 113 के अंतर्गत दिया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है धारा 114, सप्लाई टू सर्टन इंफॉर्मेशन। सर्टन का मतलब होता है कतिपय, कतिपय का मतलब होता है कुछ। देखो कितने अपने कतिपय देखोगे कितना टफ लगता है, इसीलिए इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत ये थोड़ा सा बेनिफिट रहता है। कतिपय जानकारी देना तथा उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम। भाई इनसे कर निर्धारकों ने कहा कि आप हमें कुछ जानकारियां दीजिए, भाई किस किस प्रकार की कर आप जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं उसकी जानकारी ली जाती है। अब यदि ये स्वामी या भवन या भूमि का स्वामी अधिभोगी ये जानकारी मांगने पर विवरणी देने के लिए बाध्य होगा। या विवरणी क्या है? देखो कितना आप हिंदी में देखोगे विवरणी देना। अब इंग्लिश में आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इतना कह दिया, ये रिटर्न देने के लिए बाध्य होगा। रिटर्न सभी भरते हैं, रिटर्न सबको पता है, ठीक नहीं? तो जो इनकम टैक्स के द्वारा जो रिटर्न फाइल किया जाता है उसके लिए बाध्य होगा। बस बात इतनी है। निश्चित समय की जानकारी का नहीं देना या इनकार कर देना या ऐसी या कोई प्रतिकूल कार्य, ऐसी स्थिति के अंतर्गत विवेक के अनुसार कर निर्धारण करेगा। जो कर निर्धारक है अपने उसको लगेगा कि ये भी ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो कर लगा सकता है। ये धारा 114 के अंतर्गत दिया हुआ। धारा 115 क्या कहती है? ऑब्लिगेटरी टू सप्लाई इंफॉर्मेशन फॉर पर्पज ऑफ अमेंडमेंट। संशोधनों के प्रयोजन के लिए सूचना देना। अब भाई यदि भवन के अंतर्गत ये आपका भवन है, आपने संशोधन कर दिया। संशोधन क्या कर दिया? पहले इसके अंतर्गत ये 2 मंजिल का था, 2 मंजिल का था, अब आपने इसको एनलार्ज कर दिया। देखो क्या कर दिया आपने? परिवर्धन। परिवर्धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनलार्ज। एनलार्ज कहते ही आपको पता चल जाता है, इसको लार्ज कर दिया, बड़ा कर दिया है, 3 मंजिल या 4 मंजिल कर दिया है। या कोई भवन का आप निर्माण किया है, नया ही बना दिया है, या फिर उसको अपन ने पुनः निर्माण किया है, उसको ध्वस्त करके नया बनाया। इसकी सूचना भी आपको नगर पालिका के अंतर्गत देनी पड़ती है। आपको देखो शॉर्ट नोट्स बनाओ तो खाली नगर पालिका के अंतर्गत एनपी भी लिख सकते हो। जब कोई भवन या निर्माण पुनः निर्माण या परिवर्तन होने पर जो पहले, अब उसके अंतर्गत क्या है, जो भी उसमें या तो निवास करने लग गया वो आकर के रहने लग गया तो ठीक है। यदि जब निर्माण हो गया तब भी ठीक है। उससे जो भी पहले, उससे 1 माह के अंतर्गत उनको नगर पालिका में सूचना देनी पड़ेगी। यदि सूचना नहीं देता है तो 500 रुपये से अधिक का फाइन लग सकता है। 500 रुपये से अधिक का नहीं होगा ना, 500 रुपये, हाँ 500 रुपये से अधिक का ही है, अधिक का है। और 3 मास तक इसको अधिरोपित या फिर 3 मास तक जो अधिरोपित कर है उसके 10 गुना तक का जुर्माना ले सकती है। ये जुर्माना है। देखो जुर्माना यदि ये इस प्रकार से नहीं कर रहा तो जुर्माने तो बहुत सारे लिए जा सकते हैं। तो ये 3 मास तक के अंतर्गत 10 गुना से जुर्माना लिया जा सकता है। ये मुश्किल से अपन ने देखो धारा 10 मिनट के अंतर्गत इसका रिवीजन कर लिया है, बहुत कम समय इसके अंतर्गत लगा है। अब देखो नेक्स्ट जो आज की क्लास है और ये आपके टेस्ट में भी रहेगा, आपको बहुत ही कम समय के अंतर्गत हो जाएगा। देखो रिकॉल करना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे पढ़ो कितना ही और रिकॉल नहीं कर रहे हो तो सारी चीज़ें बेकार है। ये क्या दिया हुआ? धारा 116 क्या कहती है? भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के लिए मूलतः दायी व्यक्तियों द्वारा हक के समस्त अंतरणों के विषय में नगर पालिका को सूचना देना। देखो इंग्लिश में देखोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। नोटिस टू बी गिवन म्युनिसिपैलिटी ऑफ ऑल ट्रांसफर ऑफ ए लिटिल बाई पर्सन टाइटल बाई ए पर्सन प्रीमिलरी लाइबल टू पेमेंट और टैक्सेज ऑन बिल्डिंग और लैंड। देखो इसके अंतर्गत बात की गई है नोटिस टू बी गिवन म्युनिसिपैलिटी ऑफ ऑल ट्रांसफर। जितने भी देखो आपके पास में जैसे
आपकी कोई भूमि है। अब ये आपकी भूमि आपके बाद में या आपने किसी को भी दे दिया है, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिए। अंतरण का मतलब है ट्रांसफर कर दिए, आपने ट्रांसफर कर दिए। अब इसकी भी सूचना क्या है, नगर पालिका को सूचना देनी पड़ेगी। भाई आपने इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया, आपने बेच दी है इसको, या कोई पिता की मृत्यु के बाद में पुत्र के ट्रांसफर हो गई है। इस स्थिति में भी क्या होगा कि उसको या तो जो मृत्यु होने के बाद में जिसने जो वारिस बना है वो लेगा, या फिर जिसके नाम अंतरण हुई है वो उसको सूचना देनी पड़ेगी। यही बात यहां पर कही है। इंग्लिश से सारी बातें क्लियर हो रही है। और लिखित सूचना देनी पड़ेगी। जब कभी किसी भवन या भूमि दोनों को अधिरूपित करने के संदाय का मतलब होता है पेमेंट के लिए मूलतः दायी को आप उत्तरदायी याद करना शुरू कर दीजिए ना। उत्तरदायी जो इसके लिए लाइबल है, उत्तरदायी किसी व्यक्ति के हक का अंतरण मतलब कि उसके जो ट्रांसफर किया जा रहा है, तब वह व्यक्ति जिसके हक के इसका अंतरण किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है वह व्यक्ति उसको एक हक अंतरित किया जाएगा, ऐसा हक अंतरित किया जाएगा जो नगर पालिका के अंतर्गत में लिखित सूचना देगा। तो कितने इन्होंने बात को घुमा फिरा के लिखा है। बात यही है कि उसको लिखित के अंतर्गत सूचना देनी पड़ेगी कि भाई मैंने ये भूमि ट्रांसफर कर दी है। ऐसी स्थिति में यथापूर्वक दायी मतलब उत्तरदायी किसी व्यक्ति के लिए मृत्यु हो जाने की दशा में या वारिस के रूप में अन्यथा मृत व्यक्ति का जो हक अंतरण कर रहा है, जिसके ट्रांसफर हो रही है, वो नगर पालिका को ऐसी अंतरण की सूचना देगा। भाई ये सूचना देनी है, कुल मिला के बात यही है। नेक्स्ट देखो, ये सूचना देंगे और सूचना कैसे दी जाए, तो सूचना दी जाएगी जो द्वितीय अनुसूची द्वितीय अंतिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन दी गई वाली सूचना, ये इसके अकॉर्डिंग दी गई सूचना कौन सी है, ये वाली। तो कैसे दी जाएगी, द्वितीय व तृतीय अनुसूची में एक प्रारूप बने हुए, ड्राफ्ट बने हुए कि भाई ये ड्राफ्ट है, इसके अंतर्गत भर दो और ये सूचना सही आप भर दीजिए। ऐसे आपको सूचना देनी है और समस्त विशिष्ट तौर पर सही और कथन किया जाएगा। उक्त तथा अपेक्षित समस्त विशिष्टियों को भरेंगे, वो तो भरेगा ही भरेगा। फॉर्म ऑफ नोटिस, सूचना प्रारूप कैसा होगा, द्वितीय और तृतीय अनुसूची के अनुसार। इसमें जो नगर पालिका का एक्ट है 2009, इसमें 6 अनुसूचियां हैं, ये भी याद रखना भाई, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, बाकी 6 अनुसूचियों को भी ध्यान रखना है। अब यदि कोई सूचना प्राप्त होने में नगर पालिका यदि आवश्यक समझे तो अंतरण के लिखित यदि कोई हो, उसकी प्रतिलिपि पेश करने के लिए अपेक्षा उसकी कह सकता है कि भाई इसकी एक आप साथ में जो कॉपी है वो भी कॉपी इसके साथ में, और जो ओरिजिनल कॉपी है उसको भी लगा दीजिए। फिर नेक्स्ट धारा 118 क्या कहती है, नेम ऑफ ट्रांसफर इज टू बी सब्स्टिट्यूट इन द म्युनिसिपल रजिस्टर। ये जो बातें हो गई, भाई मैंने भूमि आपको दे दी, अब ये आपकी क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। अब इसको क्या करेगी, जब तक नगर पालिका भी इसको क्या करेगी, रजिस्टर करेगी। नगर पालिका क्या करेगी, इसको रजिस्टर करेगी, संधारण करेगी, इसका संधारण करेगी, तभी इसका प्रतिस्थापन माना जाता है सही से। जब कभी या तो सूचना या अन्यथा ऐसा अंतरण नगर पालिका की जानकारी में आए तो ऐसी जांच करने के पश्चात, पहले जांच करेगी भाई बात ठीक है, जांच करने के बाद आवश्यक हो तो नगर पालिका रजिस्टर में उस उक्त स्थान पर जो मूलतः दायी उत्तरदायी है, अंतरित के नाम प्रतिस्थापित कर देगी, जिसको ट्रांसफर किए उसके नाम जो अपने ट्रांसफर कर देगी। देखो नेक्स्ट 119 धारा क्या कहती है, अंतरण के सूचना के अभाव में भवनों की भूमियों पर करों का संदाय का दायित्व बना रहेगा। भाई मैंने आपको दे दी, ये भूमि हो गई, अब मेरा दायित्व क्या है, ये आपको ट्रांसफर कर दी। मेरा दायित्व क्या है कि मैं ये जो सूचना दे रहा हूँ नगर पालिका को नहीं दे रहा हूँ, तब मैं भी अपने टैक्स के अंतर्गत जो उससे भी मेरे से भी टैक्स लिया जा सकता है। इसका मतलब सूचना देना जरूरी है, इसीलिए है। हालांकि अगले वाले का ऐसा नहीं कि इसका उत्तरदायित्व तो कम हो जाएगा, इससे ले लिया जाएगा, ये एक प्रकार का फाइन के रूप के अंतर्गत बात करिए। देखो, लाइबिलिटी फॉर पेमेंट टू टैक्सेस ऑन बिल्डिंग और लैंड्स टू कंटिन्यू इन अब्सेंस ऑफ ए नोटिस टू ट्रांसफर। जब तक आपने सूचना नहीं दी है तब तक आप उत्तरदायी रहोगे। किसी भवन या भूमि दोनों को अधिरूपित कर संदाय के लिए मूलतः दायी प्रत्येक व्यक्ति जो नगर पालिका के हितोपूर्वक ऐसे अंतरण की सूचना दिए जाने पर अपने हक का अंतरण कर देता है, इसके संबंध में समय पर संदेह समस्त करों के संदाय के लिए तब तक उत्तरदायी होगा जब तक कि ऐसी सूचना ना दे। भाई ये सूचना ही नहीं दे रहा है तब तक वह उत्तरदायी होगा, जब तक नगर पालिका रजिस्टर के अंतरण को अभिलिखित नहीं कर दे, और जब तक ये नगर पालिका के जो रजिस्टर है उसके अंतर्गत नहीं कर दे। जो 118 के अंतर्गत देखा था, नगर पालिका के रजिस्टर की बात कही थी, उनमें जब तक नहीं होगा तब तक अपन उसके लिए उत्तरदायी होगा। फिर ये क्या कहती है, इस धारा के कोई भी बात उक्त कर के लिए अंतरित दायित्व को कम नहीं करती है। भाई आपको मैंने बेच दी तो ऐसा नहीं कि आपका दायित्व कम हो गया है, मुझसे ले लेगी नगर पालिका, तो आपका दायित्व भी कम नहीं होगा।
या नगरपालिका के परिसरों में देय कर की वसूली के लिए धारा 140 द्वारा प्रदत्त उन पूर्वयुक्ताओं के दावों को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी। जो धारा 140 में इस प्रकार की जो दी गई है वो इससे कोई इसे रिलेटेड नहीं होगी। अब बात आती है धारा 120, कर मूलतः किससे उद्ग्रणीय है। मूलतः उद्ग्रणीय मतलब कि मूलतः किससे वसूल करने योग्य है, वसूलनी है या उगाने योग्य है। देखो सीधे इसे उगाने के लिए कौन सा है, तो किससे उगाया जाएगा जो मालिक होगा उसी से अपनाया जाएगा या फिर उसे जो अधिभोग कर रहा है। भवनों या भूमियों में दोनों पर अधिरूपित प्रत्येक कर मूलतः उससे संपत्ति के वास्तविक अधिभोगी के उद्ग्रहणी होगा। जो वास्तविक रूप से उसका जो ऑक्यूपाइड है वो उसके उद्ग्रहणी होगा। ऐसा कर निर्धारण किया गया है यदि भवन या भूमि या दोनों के स्वामी हो तो उसके लिए राज्य सरकार या नगर पालिका से भवन या अन्य पट्टे पर किसी भी व्यक्ति के भवन या पट्टे पर धारण करता रहता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई है। मुख्यतः बात यही है कि एक तो अधिभोगी जो इसका वास्तविक अधिभोगी जिसमें वास्तविक रूप से जो मालिक है उससे होगा, या फिर भवन या भूमि दोनों का स्वामी हो और उन्हें राज्य सरकार या नगर पालिका भवन से अन्य पट्टे पर प्राप्त हो जाए, या किसी व्यक्ति के भवन या अन्य पट्टे पर धारण करता हो उसको पट्टा वट्टा जारी कर दिया जाए। ऐसी स्थिति के अंतर्गत आ रही। ये भी इसकी कुछ सेक्शन के अंतर्गत सब सेक्शन है। सब सेक्शन में क्या क्या आ गया, संपत्ति पट्टे पर दी गई है तो पट्टेकर्ता से होगा। यदि उप पट्टे पर दी है, पट्टे का भी आगे दे दिया, उप पट्टे पर दी है तो वरिष्ठ पट्टेकर्ता जो इसमें जो सीनियर पट्टेकर्ता है उससे इस प्रकार की राशि वसूली की जाएगी। अब देखो संपत्ति पट्टे पर न दी गई हो तो उस व्यक्ति से जिसमें पट्टे पर देने का अधिकार नहीं थे, भाई जिसके नाम मुख्य पट्टा है तो वो उसके अंतर्गत अपने कर के वसूला जा सकता है। अब परंतु कब ऐसी स्थिति आती है, देखो इसमें इंग्लिश में लिखा इसीलिए एनी सम ड्यू ऑन अकाउंट सच टैक्सेस फ्रॉम द पर्सन प्रिमिलरी। कौन प्राथमिक रूप से किस प्रकार से वसूला जा सकता है यही लिखा है। मूलतः दायी मतलब उत्तरदायी व्यक्ति से ऐसे कर मध्य शोध्य किसी राशि से वसूली पर विफलता यदि ये देने में विफल हो रहा है। भवन या भूमि पर अधिभोगी, अब ये तो मालिक है और ये जो अधिभोगी है ये ऑक्यूपाइड है, इसके पास सिर्फ उसका पट्टा कह दीजिए या उसके अंतर्गत अधिकार उस पर कर रखा है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत ये अनुपातिक रूप से भी टैक्स यहाँ से इस पट्टे वाले से लिया जा सकता है। अब ये ले लेगा, इससे लिया जा सकता है, पर ये मूलतः दायी कौन है, मूलतः दायी है जो उत्तरदायी व्यक्ति है उसी का ये जिसके नाम ये पट्टा है या जो भी रजिस्ट्री वगैरह है ना। तो भवन या भूमि के किसी अधिभोगी से राशि का ऐसा भाग वसूल किया जा सकता है, भाई जो इसके अंतर्गत रह रहा है किराएदार के रूप में भी समझ लीजिए, तो जो ऐसा संबंध के अनुपातिक रूप से संदेह होगा इससे भी लिया जा सकता है। परंतु क्योंकि ये इसमें अंदर ऑक्यूपाइड है इसका बेनिफिट ले रहा है, परंतु ये ऐसे किसी अधिभोगी द्वारा जो इस धारा के मूलतः अधीन दायी नहीं है, मतलब कि जो अधिभोगी द्वारा इस धारा के अधीन मूलतः दायी नहीं है, जो पक्का ऐसा नहीं है कि यही देगा, अब देगा तो भी ये इससे वापस से इससे लिया जा सकता है, इसे ले लेगा। संदत या वसूल की गई किसी राशि के लिए मूलतः ये दायी व्यक्ति के लिए मुजरई प्राप्त करने का हक देगा। मुजरई मतलब उससे वापस से क्या लेगा, प्राप्त करने का हक रहेगा। तो ये इसके अंतर्गत मोटी मोटी जो बातें आपके टेस्ट के अंतर्गत रहेगा, ये रहेगा मुख्यतः 10 मिनट के अंतर्गत आपको ये चीज़ें अपन ने इनको भी पढ़ लिया। अब देखो नेक्स्ट जो अपन रिवीजन है, रिवीजन का देखना अब टाइमिंग कितना और कम हो जाता है, कैसे आपको फास्ट जो पढ़ा जाता है इस प्रकार से देखी जाती है। देखो धारा 113 क्या कहती है, भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के लिए मूलतः दायी व्यक्तियों का हक के समस्त अंतरणों के विषय में नगर पालिका को सूचना देना। अब देखो इसमें शॉर्ट में अगर मैं आपको कहूँ शॉर्ट नोट्स कैसे बनाइए, सूचना कैसे दी जाती है, लिखित सूचना दी जाती है, लिखित। और कौन देगा, ये देगा जो उत्तरदायी है। कौन देगा, उत्तरदायी है। अब उत्तरदायी व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। मृत्यु की स्थिति में कौन देगा, या तो उसका वारिस देगा या जिसको अंतरित की गई है, मतलब ट्रांसफर की गई है वो देगा। और इसकी क्या देनी है, सूचना देनी है। बस यही तो बात कही है, पूरी बात का निचोड़ यही है, ठीक है ना। ये इसके शॉर्ट नोट्स हो गए। सूचना कैसे देगा, लिखित सूचना देगा, लिखित सूचना देगा। अब बात ठीक है भाई, जिसके नाम भी ट्रांसफर कर दिया, ये पूरी बातें ये लिखी हुई है। उत्तरदायी व्यक्ति यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो वारिस नहीं तो ट्रांसफर जिसके नाम की है और उसके नाम हो जाएगी और उसको सूचना देनी है। अब सूचना का प्रारूप क्या रहेगा, अब देखो इसमें भी कैसे रहेगा, सेकंड एंड थर्ड अनुसूची का प्रारूप, ठीक ना। ये तो अपन को पता ही है, प्रारूप तो है ही है।
तो आप इसको लिखने की जरूरत नहीं। थर्ड और सेकंड अनुसूची का प्रारूप। अब यदि नगर पालिका को लगे तो जिस प्रकार की सूचना दी गई है, इसमें जो लिखित सूचना दे रहा है, इस लिखित सूचना की प्रतिलिपि भी देनी पड़ सकती है। प्रतिलिपि कब? जब नगर पालिका, एनपी लिख दीजिए, आवश्यक समझे। नगर पालिका क्या समझे? आवश्यक समझे। तो ये देखो, इसके शॉर्ट नोट्स कितने इजी हुए, ठीक ना। पर ये आपको सब पूरा पढ़ने पर ही सारी चीज़ें क्लियर होती है, कितना सा टाइम लगता है। अब क्या है, अंतरित नाम के लिए नगर पालिका रजिस्ट्रों का प्रतिस्थापन किया जाना, ये धारा 118 के अंतर्गत। अंतरित जिसका ट्रांसफर किया है उसका नगर पालिका रजिस्ट्रों के अंतर्गत प्रतिस्थापन किया जाना, यही मूलतः बात है। और कब की जाएगी? जब सूचना या जांच करके करेगी, जांच करके। बाकी सारी बातें इसके अंतर्गत, धारा के अंतर्गत ही लिखी हुई है, पूरी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत ऐसा नहीं लिखना है। अब देखो धारा जो 119 क्या कहती है? धारा 119 कहती है कि अंतरण की सूचना के अभाव में भवनों या भूमियों पर करों के सदाई का दायित्व किस पे बना रहेगा? यही रहेगा। देखो, जब तक ठीक नहीं, जब तक जो उत्तरदायी व्यक्ति है, इसको और भी छोटे में लिख सकते हैं, जो उत्तरदायी व्यक्ति है वो नगरपालिका रजिस्ट्रों में दर्ज नहीं हो जाए, रजिस्टर नहीं हो जाए, तब तक किसका रहेगा? तब तक उत्तरदायी व्यक्ति का ही रहेगा। पर जो जिस पर अंतरित की गई, जिसको ट्रांसफर की गई है, अंतरित की गई है, ट्रांसफर आप सीधे लिख दीजिए, ट्रांसफर की गई है, के दायित्व भी क्या होंगे? कम नहीं होंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा राइटिंग इसी प्रकार की आ रही है। अब बात आती है नेक्स्ट, कर मूलतः किससे उद्ग्रहणीय है, किससे लिए जा सकते हैं। तो अब इसके अंतर्गत देखो भाई, सबसे पहले तो सीधी सी बात होती है, जो वास्तविक अधिभोगी है, जो वास्तविक मालिक है, वास्तविक अधिभोगी है, इससे लिए जा सकते हैं। और किससे लिए जा सकते हैं? जो पट्टा करता है उसके पास लिए जा सकते हैं। पट्टा यदि किसी को और दे दिया है तो वरिष्ठ पट्टेकार से, जो उसमें सीनियर है, वरिष्ठ पट्टाकर्ता से लिए जा सकते हैं। कई बार पट्टे नाम अलग ही रहते हैं, रजिस्ट्री चेंज हो जाती है, पट्टे अगले के नाम ही रहते हैं, कुछ चेंज करवाते हैं, कुछ नहीं भी करवाते हैं। अब बात आती है, या फिर पट्टा किसी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब ऐसी स्थिति में भी यदि इनके है तो जो अपने इसके अंतर्गत जो इसके निवास कर रहा है, जो अधिभोग कर रहा है, इसका जो ऑक्यूपाइड है, उससे भी इसका अंशतः या इस प्रकार से अनुपातिक भाग लिया जा सकता है। परंतु जो मूल रूप से है, वो जो मालिक है वही देगा। ये इतनी सी बात कही, ये अपन ने देखो 2 या 3 मिनट के अंतर्गत ही सारी बात कर ली है। नेक्स्ट अपन आते हैं इसके MCQ क्वेश्चन पर। देखो, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 117, धारा क्या कहती है? 117 के अंतर सूचना का प्रारूप किस प्रकार का होगा? सूचना प्रथम या द्वितीय अनुसूची के अनुरूप होगी? नहीं होगी भाई। सूचना द्वितीय या तृतीय अनुसूची के अनुरूप होगी? बिल्कुल होगी। ये इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को भी देख करके चलना है कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अंतरित के नाम नगरपालिका रजिस्टर में प्रतिस्थापन किया जाएगा। नगरपालिका रजिस्टर में प्रतिस्थापन कब किया जाएगा? धारा 118 के तहत। अब देखो, जो धारा 100 जो अपने 15 थी, जो धारा अपन ने 115 अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। आप बता दीजिए इसके अंतर्गत 15 के अंतर्गत क्या चीजें दी गई थी भाई? जो नगरपालिका के अंतर्गत जो परिवर्तन हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं, वो किससे संबंधित है? संशोधनों से संबंधित है। जो उनकी भी सूचना क्या है, देने के लिए बाध्य होगा। जो भी नगरपालिका को उसको एनलार्ज किया है, आपने अपनी बिल्डिंग को एनलार्ज किया है, नया बनाया है, या फिर किसी के नाम ट्रांसफर किया है, ऐसी स्थिति को अपन इसके अंतर्गत करेंगे। 118 आपको पता ही चल गई, ये रजिस्ट्रों का प्रतिस्थापन है। 117 के अंतर्गत 17 में खतरा सूचना का प्रारूप है, ठीक नहीं। 120 में कर मूलतः किससे इकट्ठे किए जाएंगे। तो ये इसके अंतर्गत बातें आ गई है। आई होप बहुत सारी चीज़ें अपन ने 30 मिनट के अंतर्गत 20 धाराएं पढ़ ली है, उनका पहले का रिवीजन कर लिया है, MCQ कर लिए हैं। तो आप अच्छे से पढ़ते रहें, पूरा मन लगा करके और पूरे मनोयोग से पढ़ें, और आज का टेस्ट को आप अच्छे से तैयारी करके दें। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेंगे, ठीक है। पूरा मन लगा के फोकस करें। थैंक्स।